नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के दूसरे अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 के पहले अध्याय के बारे में मैंने पहले 2 वीडियो बना के डाल दी है यूट्यूब में। आप उनमें DKG स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आज हम दूसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे। उसमें हम संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक का अध्ययन करेंगे। इसमें हम दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी, मुगलकालीन भारत 1526 से 1757 ईस्वी तक, सत्ता के साथ भारत के राजाओं का विरोध, मुगलकालीन सत्ता के साथ भारत के राजाओं का विरोध तथा मराठाओं का इतिहास, विजयनगर व बहमनी राजा, सिख धर्म का प्रादुर्भाव, नानक गुरु के सिंह, बंदा बैरागी, रणजीत आदि यानी कि सिख धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। मराठों के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगलों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में। देखिए, हमने 10वीं कक्षा के महत्वपूर्ण फैक्ट लिए हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें 10वीं कक्षा का पहले अध्ययन में पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। ये 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य में अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत यामिनी, इलाबरी व गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी का राज्यारोहण 1206 में हुआ। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। यामिनी, इलाबरी या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी के बीच इसका शासन किया। इसका राज्यारोहण 1206 ईस्वी में हुआ था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है और राजधानी लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी इसने लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन के द्वारा बनाई हुई कुतुब मीनार, उसकी पहली मंजिल इसने बनाई था। शेष मंजिल इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया। कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण शुरू करवाया तथा पहली मंजिल बनाई तथा शेष इमारत का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण करवाया गया। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, कुतुबुद्दीन के बाद आता है दिल्ली का सल्तनत का शासक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1226 ईस्वी के मध्य शासन करेगा। ऐबक का दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश दामाद था। उत्तराधिकारी भी इल्तुतमिश ही था। इसने मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। इल्तुतमिश को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। 1226 में इल्तुतमिश की रणथंभौर जीता। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर जीता। इसके बाद आता है अगला शासक रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 के मध्य शासन किया। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों के समान कुब्बा यानी कि कुब्बा को कोट कहा जाता है, कुल्हा यानी टोपी पहनने लगी। इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर कोट व टोपी पहनने लगी। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। वह 1240 में दोनों को मार दिया। इसने अल्तुनिया से विवाह किया तथा 1240 में अल्तुनिया व रजिया सुल्तान को मार दिया। रजिया सुल्तान के बाद महत्वपूर्ण शासक आता है बलबन। रजिया सुल्तान के बाद महत्वपूर्ण शासक आता है बलबन। बलबन ने शासन किया 1265 से 1286 ईस्वी के मध्य इन्हें शासन किया। उलुग खां बलबन इल्तुतमिश के तुर्की दासों के प्रमुख था। बलबन था वो इल्तुतमिश के तुर्की दासों में प्रमुख था। ये दास था बलबन का। इसने मंगोलों का सामना करने के लिए सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। बलबन ने सैन्य विभाग में दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग का संगठन किया। इसने सिजदा व पाबोस सम्राट के पैरों को चूमना
ये एक प्रथा शुरू की। सिद्धा और पाबोसा ये प्रथा थी, सम्राट के पैरों को चूमना की प्रथा दरबार में शुरू की। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये महत्वपूर्ण है, देखिए बलबन का मानना था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। 1286 सन 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। इल्तुतमिश बलबन के मरने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। इसके बाद खिलजी वंश आता है। बलबन की मृत्यु के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। यह 1290 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक था खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में 1296 में हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन की हत्या इसके भतीजे व दामाद ने अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन ने 20 वर्षों तक शासन किया। अलाउद्दीन ने दिल्ली पर 20 वर्षों तक शासन किया। इसने सिक्कों पर अलाउद्दीन ने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर के रूप में उल्लेख किया। अलाउद्दीन ने अपने आप का अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर के रूप में उल्लेख किया। अलाउद्दीन ने 1301 रणथंबोर राजस्थान, 1303 चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने 1301 रणथंबोर व 1303 चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन हिंदू धर्मांतरित मुस्लिम सेना नायक मलिक काफिर की सहायता से अलाउद्दीन दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर की सहायता से दक्षिणी भारत में प्रवेश कर चुका। अलाउद्दीन ने राजस्व का ढांचा पुनर्गठित किया। अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण भूमिका थी कि उसने राजस्व विभाग का जो था उसको पुनर्गठित किया तथा एक नया स्वरूप दिया। इसने खलीफा की सत्ता को समाप्त मान्यता दी थी। तुर्की का खलीफा था, उसकी सत्ता को भारत में इसने मान्यता दी थी। अमीर खुसरो खजाइन उल फतवा, अमीर खुसरो को उपाधि थी खजाइन उल फतवा में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान व जनता का चारावाहक की उपाधि प्रदान की। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन फतवा में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान व जनता का चारावाहक की पदवी दी थी। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। अलाउद्दीन ने ही एकमात्र राजा था सर्वप्रथम जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन ने ही सैनिकों को नगद वेतन के रूप में वेतन देना प्रारंभ किया। 1303 में अलाउद्दीन ने अलाई किला बनवाया। 1303 में अलाउद्दीन ने अलाई किले का निर्माण करवाया। 1316 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन की 1316 में मृत्यु हो गई थी। नसीरुद्दीन खुसरो इस वंश का अंतिम शासक था। नसीरुद्दीन खुसरो इस वंश खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इस वंश के बाद अगला वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में आता है सबसे पहला खुसरा की हत्या कर गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में दिल्ली में सुल्तान बना तथा तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक ने एक लकड़ी के भवन से गिरने के बाद 1325 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद इसका पुत्र जोन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, जो मूल नाम तो जोन्ना खां था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। इससे अंतर्विरोधों का मोहम्मद बिन तुगलक को अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण रक्त का प्यासा की संज्ञा दी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक को विस्मयकारी मिश्रण व रक्त का प्यासा की उपाधि भी दी जाती है। इसके समय साम्राज्य 23 सूबों यानी कि प्रांतों में बंटा था। प्रांतों को मुगल उस समय सूबों के नाम से भी जाना जाता था, मुक्तों के नाम से जाना जाता मुक्तों के नाम से भी जाना जाता था।
इसने 1327 से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। 1330 में इसने तांबे व कांसे के मिश्रण के सिक्के चलाए। 1330 में इसने तांबे व कांसे के मिश्रण के सिक्के भी चलाए थे। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 में इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया तो इसने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता 1333 में भारत आया तो इब्न बतूता 1333 में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। वह 1342 में इसे राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। 1351 में तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 ईस्वी में तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। इसके विरुद्ध फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था, यानी कि चाचे का लड़का था, चचेरा भाई इसका राजा बना। फिरोज शाह ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। सर्वप्रथम भारत में भवन निर्माण कला को सबसे ज़्यादा महत्व फिरोज शाह ने दिया था। वह इंसार, फिरोजाबाद, जैनपुर नगर बसाए। इसने इंसार, फिरोजाबाद व जैनपुर नगर भी बसाए। इसने टोपरा व मेरठ से अशोक का स्तंभ दिल्ली लाए। इसने टोपरा व तथा मेरठ से अशोक के लिखे स्तंभ दिल्ली लाया। इसमें स्तंभ, अशोक के स्तंभ को फिरोज शाह लाट भी कहते हैं। इसलिए इसे फिरोज शाह लाट भी कहते हैं। ये अशोक के स्तंभ को इसे फिरोज शाह की लाट भी कहते हैं। इसने हांसी सिरसा क्षेत्र में पानी के लिए नहरों का निर्माण करवाया। इसने हांसी व सिरसा क्षेत्र में पानी की कमी को पूरा करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर व मुस्लिम शियाओं समर्थकों को मृत्युदंड दिया। यही सर्वप्रथम राजा था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर व मुस्लिम शियाओं को समर्थकों को मृत्युदंड दिया था। इसने केवल 4 प्रकार के कर रखे थे, खराज, जक़ात, खम्स, जजिया कर ही लगाए थे। इसके काल में 4 ही कर थे, खराज, जक़ात, खम्स व जजिया कर ही लगाए थे। इसके समय दासों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके समय दासों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद था। इसी के समय 1398 ईस्वी में तुर्क आक्रांता तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया व लूटपाट की। नसीरुद्दीन के समय ही तुर्क आक्रांता तैमूरलंग 1398 में भारत आया तथा भारत पर आक्रमण किया व लूटमारी की। इसके बाद आता है सैयद वंश। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिजर खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। खिजर खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। खिजर खां के द्वारा ही सैयद वंश की स्थापना की गई थी। इसने 1414 से 1421 तक शासन किया था। खिजर खां ने 1414 से 1421 तक शासन किया। इसके बाद मुबारक शाह ने 1421 से 1434 तक शासन किया। सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश। अंतिम सैयद शासक था आलम शाह ने स्वेच्छापूर्ण दिल्ली शासन का त्याग किया। अंतिम शासक आलम शाह था जिसने स्वेच्छापूर्ण लोधी वंश का अंतिम राजा था जिसने स्वेच्छापूर्ण दिल्ली शासन का त्याग किया। बहलोल लोधी ने 1451 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहलोल लोधी ने दिल्ली पर 1451 में अधिकार कर लिया था। बहलोल लोधी ने दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन स्थापित किया था। बहलोल लोधी 1489 में मृत्यु हो गई थी। बहलोल लोधी की 1489 में मृत्यु हो गई थी।
इसके बाद बहलोल लोदी का पुत्र निज़ाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। इसने भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज चलाया जो 33 इंच का था। इसने सर्वप्रथम भूमि नापने का यंत्र चलाया, उसे सिकंदरी गज कहते हैं और वह 30 इंच का होता था। इसने 1504 में आगरा नगर बसाया। बहलोल लोदी के द्वारा ही 1504 में आगरा नगर को बसाया गया था। बहलोल लोदी, इसकी मृत्यु नवंबर 1517 में 17 ईस्वी के बाद, इसकी मृत्यु के बाद नवंबर 1517 ईस्वी के बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी आगरा की गद्दी पर बैठ गया था। यानी कि इस समय इनकी राजधानी थी आगरा। इन्होंने आगरा को राजधानी बनाया था। 1517-18 में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ जिसमें सांगा की विजय हुई। 1517-18 में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ जिसमें सांगा की विजय हुई। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। बाबर से हार जाने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। अब देखिए 1206 से 1526 ईस्वी तक सल्तनतकालीन भारत माना जाता है। इसमें सल्तनतकालीन भारत में प्रशासन किस तरह से था देखिए। पहला आता सुल्तान। सुल्तान की उपाधि तुर्क शासकों ने प्रारंभ की थी। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। महमूद गजनवी प्रथम राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। केंद्रीय शासन संस्था मंजलिस एक खलवत मंत्री परिषद की तरह ही कार्य करती थी। ये मंत्री परिषद की तरह ही होती थी, कार्य करती थी। वजीर का कार्यालय दीवान ए विजारत कहलाता था। वजीर जो मुख्य राजा होता था उसे वजीर कहा जाता था तथा दीवान ए विजारत कहलाता था उसका कार्यालय। दीवान ईसा पर शाही पत्र व्यवहार दाखिल किया जाता था। पत्रों के का जो विभाग था उसे शाही दीवान ईसा कहा जाता था। काजी उल कुलवत यह न्याय विभाग का हुआ करता था। काजी उल उलवत न्याय विभाग हुआ था। बरीद ए मुलक्की का सूचना अधिकार होता था। इसके पास सूचना पहुंचाने का अधिकार होता था। युद्ध में लूट के सामान को खम्स कहा जाता था। युद्ध में जो लूट का सामान होता था वो लाया जाता उसे खम्स कहा जाता था। सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था। सिख नामक व्यक्ति जो प्रशासक था वह जिले का राजस्व अधिकारी हुआ करता था। अब आता है भारत में सल्तनतकालीन के बाद मुगलकालीन भारत। देखिए मुगलकालीन भारत ये 1526 से 1858 तक मुगलकालीन भारत माना जाता है। मुगलों का संस्थापक था बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। बाबर तुर्क मुसलमान था। बाबर था वो तुर्क मुसलमान था और तैमूर लंग का वंशज था। ये तैमूर वंश का वंशज माना जाता है। पिता चंगुताई वंश माँ चंगेज खां वंश की थी। इसके बाबर का पिता था वह चंगुताई वंश का था तथा इस बाबर की माँ थी वो चंगेज खां वंश की थी। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। वह बादशाह की उपाधि धारण की। यह उपाधि धारण करने वाला तैमूर वंशीय प्रथम शासक था। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर प्रथम राजा था जो बादशाह की उपाधि धारण की थी। मार्च 1527 में खानवा में बाबर व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने तुगलकमा पद्धति से जोड़ा व जिहाद का नारा दिया। 1527 में जो युद्ध हुआ इसने बाबर ने इसमें तुगलमा पद्धति व जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध विजय के बाद 1527 में बाबर की विजय हो जाती है इस युद्ध में। तो इस विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी।
बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 1528 में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को पराजित किया था। चंदेरी के मेदिनी राय को पराजित किया था। 1559 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगान राजाओं को पराजित किया था। बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। बाबर को आगरा में यमुना नदी के किनारे आराम बाग में दफनाया गया। वह बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया था। पहले तो इसको आगरा में यमुना नदी के किनारे आराम बाग में दफनाया गया। वह बाद में इसकी इच्छा अनुसार, जो बाबर की इच्छा थी कि मुझे काबुल के बाग में ही दफनाया जाए, तो काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी, जिसे तुजु के बाबरी लिखी मिलती है, या इसे तुजु के बाबरी भी कहा जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना के बाद इसे फारसी में अनुवादित किया। बाबरनामा को अब्दुल रहीम खान खाना ने बाद में इसे फारसी भाषा में अनुवादित किया। बाबर की मृत्यु के बाद भारत का शासक हुमायूं बना, यानी दिल्ली का शासक हुमायूं बना। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजामुद्दीन हुमायूं शासक बना। पूरा नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल व कंधार प्रदेश, अस्करी व संबल व जिहाद को अलवर मेवात, सुलेमान को बद्स का प्रदेश दिया था। हुमायूं प्रथम राजा था जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। एकमात्र राजा था जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की थी, नया शहर बसाया था। हुमायूं ने 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं व अफगान शासक शेर खां के मध्य हुआ, जिसने मुगलों की पराजय हुई थी। इसमें शेर खां मुगलों को हराने में सफल रहा था। चौसा के युद्ध में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। चौसा युद्ध में जीतने के बाद जो हुमायूं से हुआ था, उसमें शेरशाह की उपाधि शेरशाह ने धारण की थी। शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद था। शेरशाह के द्वारा शेर के एक ही झटके में, तलवार से एक ही झटके में 2 टुकड़े करने के बाद उसे शेरशाह की उपाधि धारण की थी। अब आगे आता है 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध शेरशाह व हुमायूं के मध्य हुआ था। 1540 में कन्नौज का युद्ध, या इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, जो शेरशाह व हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें हुमायूं हार कर भाग गया था। दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो गया। अब दिल्ली का अधिकार शेरशाह के हाथ में आ गया था। हुमायूं निर्वासित जीवन में ही उसने भटकल के पास शेख अली अख्तार की लड़की हमीदा से शादी कर ली थी। हुमायूं हारने के बाद निर्वासित जीवन बिताने लगा तथा उसने भटकल नामक के पास गया तथा शेख अली अख्तार की लड़की हमीदा से उसने शादी कर ली थी। हुमायूं ने हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास से 1555 में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। हुमायूं भारत को पुनः जीतने की लालसा में उसने पुनः प्रयास किया तथा 1555 में इसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर से परास्त किया। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर व मुगलों का नेतृत्व बैराम खां ने किया था। शेरशाह के से युद्ध यहाँ पे अफगानों का तो नेतृत्व वहाँ पर सिकंदर सूर ने किया तथा हुमायूं की ओर से, यानी कि मुगलों की ओर से बैराम खां ने नेतृत्व किया था। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, 1530 में और 1555 ईस्वी में। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह में स्थित
पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। दिन पनाह में हुमायूं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर मृत्यु हो गई थी। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था। अफीम का सर्वाधिक सेवन हुमायूं करता था। हुमायूं ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। और हुमायूं के बारे में एक कथन है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही वह इसी दुनिया से चला गया। मुगल साम्राज्य के बीच में कुछ समय के लिए सूर साम्राज्य आया था। सूर साम्राज्य का संस्थापक था फरीद था। इसे शेर खां भी कहा जाता है, शेर शाह भी, जो सासाराम बिहार का जमींदार था। शेर शाह, इसका नाम देखिए, शेर शाह के अन्य नाम है फरीद, शेर खां, शेर शाह सासाराम जो बिहार में पड़ता है वहाँ का जमींदार था। इसने 1544 में मालदेव को हराकर शेर शाह ने अजमेर, जोधपुर व मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। शेर शाह मालदेव की यह युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था। शेर शाह मालदेव से 1544 में जो युद्ध हुआ था वह बड़ी मुश्किल से जीता था। वह जबकि जेता व कुंपा शेर शाह के सेनापति थे, मालदेव के सेनापति थे जेता व कुंपा। इस युद्ध में साहसपूर्वक युद्ध किया तथा इस युद्ध को देखकर शेर शाह ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए कि शेर शाह ने 1544 में मालदेव से युद्ध के समय ये बात कही थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। 1545 में कलिंजर में बारूद फटने से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। 1545 में कलिंजर में बारूद फटने से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। शेर शाह ने भूमि माप व लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बंटाई, नक्श, मुक्ताई या कनकुत और नगदी जब्त प्रणाली प्रचलित की थी। शेर शाह ने भूमि माप, लगान व्यवस्थित की व गल्ला बख्शी, बटाई, नस्क, मुक्ताई, कनकुत और नगदी जब्त प्रणाली प्रचलित की थी। 4 बड़ी सड़कों व सरायों का निर्माण भी शेर शाह ने करवाया था। सबसे लंबी सड़क थी बंगाल की सोनगरा गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसे अब जीटी रोड कहा जाता है। ग्रांट ट्रक रोड या जीटी रोड अब कहा जाता है। शेर शाह ने तांबे का 380 ग्रेन का दाम का 80 ग्रेन का दाम व चांदी का 178 ग्रेन दाम का रुपया जारी किया। शेर शाह ने सासाराम बिहार में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण कराया था। इसे प्रथम ताजमहल भी कहा जाता है। सासाराम बिहार में जो मकबरा शेर शाह के द्वारा बनाया गया था उसे प्रथम ताजमहल भी कहा जाता है। शेर शाह के बाद वापिस मुगल वंश की स्थापना हुई तथा अकबर 1556 से 1606 ईस्वी के मध्य इसने शासन किया। 1556 ईस्वी में मुगल वंश की दोबारा स्थापना की। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान जिले में 1542 ईस्वी को हुआ था। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कालनोरा में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैराम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। बैराम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया तथा बैराम खां के द्वारा ही कालनोरा में अकबर का राज्याभिषेक किया गया तथा बैराम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया, क्योंकि उस समय अकबर की आयु 12 वर्ष थी। जब इसका राज्याभिषेक किया गया तो अकबर की आयु 12 वर्ष थी। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई अफगान सेनापति एमू था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वह मुगल सेनापति बैराम खां के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें एमू की गर्दन में तीर लगने से
हेमू या विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। हेमू ने 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। हेमू विक्रमादित्य ने 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। अकबर ने 1562 को बाज बहादुर को मालवा, चुनार का किला व गोंडवाना का किला जीता। अकबर ने 1562 में मालवा, चुनार का किला व गोंडवाना का किला जीता। 1570 में मारवाड़ व बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए थे। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। तो इसमें राजस्थान के राजाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में करने के लिए इसने नागौर दरबार लगाया था तथा इसमें मारवाड़ व बीकानेर के दोनों राजाओं ने अपने किलों को अकबर के हवाले कर दिया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप व मान सिंह तथा आसफ खां के मध्य हुआ, परंतु मुगलों को असफलता मिली। महाराणा प्रताप चित्तौड़ का मेवाड़ का शासक था और ये हल्दी घाटी युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप व मान सिंह ये अकबर का सेनापति था। मान सिंह व आसफ खां के मध्य युद्ध हुआ जिसमें मुगलों को सफलता नहीं मिली। 1601 में असीरगढ़ में मुगलों का अधिकार हो गया था। असीरगढ़ था दक्षिण भारत में, मुगलों का अधिकार हो गया था। यह अकबर की अंतिम विजय थी। 1601 में अकबर ने अंतिम विजय थी। असीरगढ़ का मुगलों का अधिकार अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है। 1584 में गुजरात में विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि अकबर ने दी थी। 1605 ईस्वी में अकबर की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। सिकंदरा आगरा में दफनाया गया था। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाया व धर्म शास्त्रीय चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया। अकबर ने सभी धर्म मिशनरियों को बुलवाया तथा धर्म की चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी ये आगरा में बना हुआ है। आगरा में इसने इबादत खाना की स्थापना की थी। 1582 में इसने दीन इलाही नामक धर्म चलाया। इसमें सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा था बीरबल। इसमें पहला राजा शामिल होने वाला कौन राजा था? बीरबल था। इसका प्रधान अकबर का प्रधान पुरोहित था अबुल फजल। अकबर का प्रधान पुरोहित था अबुल फजल को बनाया गया था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही सम्मत के नाम से नया कैलेंडर जारी किया था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही सम्मत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया था। अकबर से संधि करने वाला प्रथम राजपूत राजा बारमल था। बारमल जयपुर का राजा था, यानी आमेर का राजा था। आमेर जयपुर में पड़ता है। आमेर का राजा था। यह प्रथम राजपूत राजा था जिसने बारमल से संधि की थी। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। फतेहपुर सीकरी 1569 से 1584 तक राजधानी रही। अकबर के समय 1569 से 1584 के तक फतेहपुर सीकरी राजधानी बनाया। यहाँ बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनाया गया तथा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम आगे का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।